नमस्कार, साई राम। मेरा नाम मंजरी मालवनकर है और आज हम अपना विषय है हिंदी। इस हिंदी विषय में आज हम लेखन विभाग की ओर बढ़ेंगे। लेखन विभाग में हम सबसे पहले लेने वाले हैं अपठित गद्यांश, जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हो या अपठित गद्य खंड आकलन कहते हो। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जो पैसेज आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं होगा। तो अब चलिए देखिए अपठित का अर्थ क्या है। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। देखिए फिर से एक बार, अपठित का शाब्दिक अर्थ है कि जो पढ़ा नहीं गया, जो पढ़ाई में या पाठ्य पुस्तक में नहीं है, जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है, जो अचानक नया है और अचानक हमें पढ़ने के लिए दिया गया। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। आपको गद्य खंड दिया जाएगा, उसको पढ़कर आपको उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर लिखना है। तो और गद्य खंड का ये प्रश्न हल करते वक्त किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में लिखे। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते। मतलब यहाँ पर आपको जो विषय दिया है, वो विषय जो गद्य खंड दिया है, आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको समझना है और उसके ऊपर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद में ही मिलेंगे, लेकिन वो उत्तर उन्हें अपने शब्दों में लिखने हैं, अपने शैली में लिखने हैं, अपने शब्दों में लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले वो जो अपठित गद्य है पढ़ना है, उसे समझना है और बाद में उसके प्रश्नों के उत्तर वहीं ढूंढने की कोशिश करनी। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की अभिव्यक्ति, पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, उसकी व्यक्तिगत योग्यता कितनी बड़ी है, अभिव्यक्ति क्षमता कितनी बड़ी है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता कि अपठित मतलब इसी क्षेत्र से आपको पाठ या गद्य पूछा जाएगा, अपठित मतलब इसी विषय पर आधारित आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है, अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ता है। मतलब हमारे इसमें आपको यहाँ पर आप जिस भी विषय का गद्यांश होगा, गद्य खंड होगा, उसको पढ़ने के बाद आपकी मानसिक स्तर तो ज़रूर बढ़ेगी। उसी के साथ साथ आप प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढकर लिखने की कोशिश करोगे तो आपकी अभिव्यक्ति क्षमता भी बढ़ती है। आगे, अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं। अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन 2 बार पढ़ना चाहिए। ये जो अपठित गद्यांश है, आपको अच्छे तरीके से बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वो समझना है कि उसका विषय कौन सा है और कौन से विषय के बारे में इसमें बताया गया। उसके बाद गद्यांश को पढ़ते समय विषय स्थानों को रेखांकित करना चाहिए कि हम जब गद्यांश पढ़ रहे हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको अंडरलाइन करना है, उसको रेखांकित करना है, क्योंकि आगे जाकर इस पर अगर सवाल आया तो आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। मतलब गद्यांश को पढ़ते समय विषय स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। इसके आगे, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। आप अपठित गद्यांश या गद्य खंड को आपने अच्छे तरह से पढ़ लिया है, अभी आप उसके प्रश्नों के उत्तर हल करने जा रहे हैं। ऐसे समय
आपके उत्तरों की जो भाषा है वो बहुत ही सादी, सरल, व्यावहारिक और सहज होनी चाहिए। उसके साथ साथ अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। मतलब बड़े बड़े आंसर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको अपठित गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं 1 मार्क के लिए होता है, तो इसीलिए प्रश्न का उत्तर ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 2-4 वाक्यों में नहीं लिखना है, तो कम से कम शब्दों में उसका उत्तर देने की कोशिश आपको करनी है। उसके साथ आगे शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी शीर्षक का प्रश्न भी देते हैं कि इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए, तो आपको शीर्षक लिखते समय छोटा होना चाहिए। शीर्षक ज़्यादा बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे, संक्षिप्त, मतलब छोटे रूप में आपको शीर्षक लिखना है। ज़्यादा जितना शीर्षक छोटा होगा उतना अच्छा है। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले देखा हमने कि अपठित गद्यांश को प्रश्न के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यावहारिक और सहज होनी चाहिए। उसी तरह अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों का प्रयास करना चाहिए। आगे आज हम एक अपठित गद्यांश तो लेंगे ही, तो जो अपठित गद्यांश, ये गद्य खंड है, जो पैसेज है, हमारे प्यारे APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर लिया गया है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले, डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। फिर से एक बार, डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे कि हमारा भारत देश विकसित देश बन जाए, ये उन्होंने सपना संजोया था, सपना देखा था। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारत को उन पर गर्व है। डॉक्टर कलाम जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न दिया गया। उसके साथ साथ भारत पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। इन सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया था। वो भारत के ऐसे तीसरे वैज्ञानिक थे जिन्हें ये सारे सम्मान मिले हुए थे। हमारे भारत देश को उनके ऊपर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। इतनी सारी उपलब्धियां उन्हें प्राप्त थी, फिर भी उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। अहंकार उनको छुआ तक नहीं था। बहुत ही सरल स्वभाव के, सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविता लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था। उन्हें कविता लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक। वो कविता लिखते थे, वो वीणा बजाते थे, वो बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों के साथ हमेशा अपना समय बिताते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था, लेकिन उच्च विचार थे और उच्च विचार रखने में वो विश्वास करते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस तरह से आपको यह जो गद्य खंड है, एक बार पढ़ने के बाद आपको प्रश्न आएंगे, लेकिन हम ये गद्य खंड वापस एक बार पढ़ेंगे और वापस पढ़ने के बाद हम उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले
एक बार वापस पढ़ेंगे, क्योंकि आप जितनी बार, एक दो बार अगर पढ़ लिया आपने अच्छे तरीके से, तो आपको यह जो गद्य खंड है उसके आधार पर आपको प्रश्न लिखना आसान हो जाएगा। उनके जो आंसर है आपको तुरंत मिल जाएंगे, ये जो गद्य खंड आप उचित तरीके से समझ गए तो। अपठित गद्यांश है हमारा, यह जो पैसेज है वो आधारित है APJ अब्दुल कलाम जी पर। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत देश को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, हमें अपने सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को कार्यवाही के माध्यम से बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। उपर्युक्त गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्य खंड में मिलेगा। आप अपने शब्दों में उसको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, डॉक्टर कलाम ने भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखा था। प्रश्न था हमारा, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा था? डॉक्टर कलाम ने भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखा था। दूसरा सवाल है हमारा, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? डॉक्टर कलाम भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? डॉक्टर कलाम भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम को क्या बेहद पसंद था? डॉक्टर कलाम को कविताएं लिखना, वीणा बजाना बेहद पसंद था। डॉक्टर कलाम को कविताएं लिखना, वीणा बजाना बेहद पसंद था। उसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम किन किन सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस तरह से आपको इन सभी सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको अपने परिच्छेद में मिलेंगे, आपके गद्य खंड में मिलेंगे। आपको उन सवालों के जवाब ढूंढना है, लेकिन सवालों के जवाब हम तभी आसानी से ढूंढ पाएंगे जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको सवाल के जवाब आपको आसानी से मिलेंगे। तो सबसे पहले वापस एक बार प्रश्न और उत्तर आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा था? डॉक्टर कलाम ने भारत को विकसित बनाने का सपना देखा था। डॉक्टर कलाम ने भारत देश को विकसित देश बनाने का सपना देखा था। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? डॉक्टर कलाम भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अगला सवाल, डॉक्टर कलाम को क्या बेहद पसंद था? डॉक्टर कलाम जी को कविताएं लिखना, वीणा बजाना बेहद पसंद था। इसके बाद डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कलाम जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जो है हमें डॉक्टर कलाम जी के ऊपर दिया है, लेकिन अन्य किसी भी विषय पर आपको
गद्य खंड दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, समझना है, प्रश्नों के उत्तर हल करना है। बहुत ही आसान होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ले सकते हो। तो इस तरह से और आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है। तो इसी तरह से आपको जितने भी कोई अलग किस्म के अपठित गद्यांश मिलेंगे, आप पढ़िए, उसको समझ लीजिए और उसके ऊपर अगर प्रश्न दिए गए हैं तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो आज तक हम यहीं रुकेंगे, आगे मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।